Welcome to our channel Dr. Ujjwal Biology Classes, and today we will study about small intestine. It is the largest part of our digestive system. Alimentary canal का सबसे लंबा पार्ट होता है और कुछ साइंस एंड सिम्टम्स के बारे भी हम लोग जानेंगे which give us indication कि हमारा गट अनहेल्दी है। तो कुछ संकेत हम लोग उसके बारे में जानेंगे ताकि हम जान पाए कि हमारे आंत में कोई ना कोई कुछ गड़बड़ प्रेजेंट है। तो we will know फर्स्ट अबाउट द इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम सबसे स्टार्टिंग का पार्ट होता है जो कि अबाउट 25 सेंटीमीटर्स का। ड्यूडेनम का मतलब ही होता है 12 फिंगर्स ब्रेड, 12 फिंगर के इतना बड़ा कोई भी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका नाम है ड्यूडेनम। सेकंड पार्ट जो मिडिल पार्ट है दैट इज जेजुनम। और थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट है जो इलियम है, जो हाईली वेरी वेरी कॉइल्ड होता है एज कंपेयर टू द 2 अदर पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स को मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन बनते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर इसके बाद इलियम कंटिन्यू होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायमीटर रिलेटिवली स्मॉल होता है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। इसका डायमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर के करीब होता है। इट कैन रेंज अप टू 4 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर कम होता है और तकरीबन डबल डायमीटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इसीलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट अबाउट 6.25 मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 फीट लंबा होता है। और ये बहुत फोल्डेड होता है ताकि वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में फिट हो सके, जो कि डायफ्राम से लोकेशन इसका नीचे है। स्टमक है, स्टमक के बाद कंटिन्यू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आज का टेक अवे मैसेज क्या है कि कैसे पता चलेगा कि हमारा साइंस एंड सिम्टम्स हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारा गट अनहेल्दी है। गट मतलब कि इंटेस्टाइन्स वगैरह, पूरा एलिमेंट्री कैनाल के लिए गट वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो हमारा कुछ फूड इंटेक रॉन्ग होगा, वो होगा, उसके कारण हमारे कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि जनरली एक दिन में 1 से 2 बार वॉशरूम आता है, बट अगर ज़्यादा आ रहा है तो इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ सम डिजीजेस सच एज डायरिया हो गया, या फिर अगर कम हो रहा है तो इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो फिर इसके अंदर और भी लैक ऑफ एनर्जी हो सकता है। फूड प्रॉपर जो हमारे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, डाइजेशन करके, पाचन करके और उसका न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खाना का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया तो उसका छोटे छोटे मॉलिक्यूल हो गए, ग्लूकोज वगैरह हो गए, फैट्स वगैरह हो गए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए, उसको कन्वर्ट करता है, जैसे कि फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। प्रोटीन्स होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स के, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड्स। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को वो ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड में पास ऑन किया जाता है, फिर ब्लड वो सेल्स को देता है। तो यही जो बॉडी, जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसी से एनर्जी मिलता है, सेल्स को एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। तो और सारे चीज अगर इसमें कुछ कमी आ गए तो ये हमें एक संकेत देगा डिजीज का। जैसे कि कम हो गया तो एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी दिखेगा। विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हो गई तो उसका डिफिशियंसी, पेन एंड क्रैम्प्स एंड ऑल, वो फीलिंग्स आएगा। It can also lead to mood swings and mood issues, skin related problem, inflammation, autoimmune disease। तो ये सब भी डिजीजेस और भी डिजीजेस से हो सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा ये सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आप खाइएगा, जो आप इंटेक लीजिएगा, दैट विल बी सीन ऑल ओवर योर ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर बॉडी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी रेलिवेंट थिंग्स जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हो। तो हेल्दी गट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइबर रिच फूड भी खाना चाहिए, क्योंकि फाइबर्स हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर खाना खाते हैं, फाइबर जो बच जाता है तो उनको वो हेल्प होते हैं, उनको भोजन का काम करते हैं। और वो कुछ हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से विटामिन वगैरह भी सिंथेसाइज करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होता है, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन K। तो इसका सिंथेसिस करते हैं तो वह हमारे ओवरऑल बॉडी में ये बैक्टीरिया काम करते हैं। इन बैक्टीरिया को सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो इनके खाने के लिए, इनके भोजन के लिए हम लोग को कुछ कुछ खाते रहना चाहिए। बॉडी ना स्मूथ फ्लो होगा जो हमारे फीकल मैटर का। सो फाइबर रिच फूड खाना चाहिए ना, होल ग्रेन्स वगैरह खाना चाहिए, लीन मीट्स खाना चाहिए जिसमें फैट कम हो, स्पेशली
इट इज़ वेरी गुड फिश एंड ऑल, जो ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा फैटी एसिड्स में रिच है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, योगर्ट्स हो गए, कर्ड हो गया, या कॉम्बुचा। कॉम्बुचा एक तरह का प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स मतलब कि जो कि विच प्रो मीन्स यूजफुल, इट विल कंटेन यूजफुल बैक्टीरिया सच एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये सब खाने में रिच अगर लीजिएगा तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर आवर गट। बनानास हो गया, एवोकाडो हो गया, नाशपाती के जैसा फ्रूट होता है। तो फाइबर रिच फूड्स खाने चाहिए, ठीक है, जैसे कि बनाना हो गया, नाशपाती हो गया, और ऑरेंज हो गया, कैरेट्स हो गए, रेडिश हो गए, है ना, मूली, गाजर, ये सब खाना चाहिए। बीटरूट एंड ऑल सब फाइबर में रिच होते हैं, ठीक है। So these are all about today's takeaway message. Let us come to the anatomy of the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाहर से देखने में एकदम कॉइल जैसा स्ट्रक्चर होता है। शुरुआत वाला जो स्ट्रक्चर होता है इट इज सी शेप का होता है, सी शेप या फिर इसे यू शेप भी बोल सकते हैं। तो शुरुआत वाला जो स्टेज है इट इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डियोडिनम। इसे डियोडिनम कहा जाता है, डियोडेनम। तो डियोडिनम मीन्स, डियोडिनम का मतलब ही होता है ना, लैटिन में 12 फिंगर्स, है ना, जो कि 12 फिंगर इतना जो चौड़ा है। तो 12 का मतलब ये होता है, यानी कि कभी अप्रोक्सीमेटली 12 फिंगर्स कितना चौड़ाई वाला जो स्ट्रक्चर है उसे डियोडिनम कहा जाएगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। सी शेप का होता है, यू शेप या फिर सी शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस ये सब सिक्रीट होते हैं, यहाँ पे ओपन अप होते हैं डियोडिनम में बाय द हेल्प ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, है ना। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट वहाँ पे आके ओपन होता है। उस हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट का एंड स्वोलन होता है जिसे हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं। इट कंटेन्स 2 जूसेस जो कि बाइल को इंट्रोड्यूस करेगा डियोडिनम में और पैंक्रियाटिक जूस को। तो हमारा स्टमक से जो खाना आ रहा होता है, यहाँ पे एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, वहाँ से खाना निकल के आता है। खाना को काइम कहा जाता है। वर्ड क्या यूज होता है, काइम, CHYME, काइम इंट्रोड्यूस हुआ खाने में। जो हम लोग खाना इनटेक कर रहे होते हैं जो स्टमक में आया, दैट इज कॉल्ड एज बोलस। बोलस इज इक्वल टू फूड प्लस सलाइवा, और पूरा स्टमक में पूरा गैस्ट्रिक जूसेस से मिल गया बोलस, है ना। बोलस अलोंग विथ गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस इज कॉल्ड एज काइम। तो गैस्ट्रिक जूस ये दोनों को मिला देंगे, दिस इज इक्वल टू काइम, CHYME, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर क्या है हम लोग जाने, डियोडिनम। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, जेजुनम। क्या है, जेजुनम। तो सेकंड स्ट्रक्चर इज जेजुनम। जेजुनम का क्या मतलब है, जेजुनम, आई विल टेक अ न्यू स्लाइड सो दैट आई कैन राइट इट फॉर यू, 1 मिनट। तो जेजुनम क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर मिडिल पार्ट जो फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड एज जेजुनम। जेजुनम जेजुनम वर्ड का अर्थ होता है कि एम्प्टी। क्या होता है ये, जनरली एम्प्टी। जब स्टडी किया जाता था, जब साइंटिस्ट लोग स्टडी करते थे, ऑटोप्सी वगैरह करते थे, डेथ के बाद जो स्टडी किया जाता है तो जनरली देखते थे ये एम्प्टी होता है। तो फिर रीजन फाइंड आउट किया गया, तो कि इसका रीजन क्या है, इसके अंदर वेरी हाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स प्रेजेंट होता है। जो पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का वेव होता है, जो कि जिससे कि हमारा जो खाना है, जो पचा हुआ जो खाना है, जो वो उसको मूव करता है ना, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जैसे कि काइम हो गया, तो काइम को स्लोली वो मूव कराता है। तो इसके अंदर वो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी बहुत ही हाई होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये जनरली देखा गया कि ये एम्प्टी ही पाया जाता है। तो इसका नाम लैटिन में जेजुनम इसलिए दिया गया, तो एम्प्टी खाली रहता था, ठीक है। तो इसके आधार पे ये नाम है, और ये मिडिल पार्ट फॉर्म करता है, और इट इज अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 2.5 मीटर्स लॉन्ग, इतना ये लॉन्ग होता है, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट इज इलियम। इलियम वर्ड का मतलब ही होता है ट्विस्टेड, इट स्टैंड्स फॉर ट्विस्टेड। तो ये बहुत ही ट्विस्टेड होता है, हाईली ट्विस्टेड होता है, वेरी
कॉइल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, जो मुड़ा अंदर में मुड़ा रहता है एकदम, बहुत ज्यादा ऐसे मस्त मुड़ा रहेगा, तो इसीलिए इसे ट्विस्टेड कहा जाता है। इलियम का वर्ड, लैटिन वर्ड ट्विस्टेड मतलब होता है, ठीक है। तो इट इज द लास्ट पार्ट जो फॉर्म करता है, और इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना 3.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। तो इसीलिए टोटल लेंथ हो गया जो 25 सेंटीमीटर का ये है, 0.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5, इट इज कमर अराउंड 6.25 मीटर। ये टोटल ओवरऑल लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो इलियम हो गया, लास्ट पार्ट हो गया हमारा। इलियम किससे जाके जुड़ जाएगा? रेक्टम, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट जो चेंबर होता है इसे सीकम कहा जाता है, फर्स्ट पार्ट को सीकम कहा जाता है। तो इसीलिए वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलियोसिकल स्फिंक्टर, है ना। तो इलियोसिकल स्फिंक्टर होता है, ये प्रिवेंट करता है जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट बटा, तो उसका जो बैक फ्लो होता है, बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो कि फीकस के फॉर्म में तब्दील हुआ रहता है। तो दैट इज the function of ileocecal sphincter. So these are the three structures. First is the duodenum, second is jejunum, third is ileum. तो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको अंदर का स्ट्रक्चर। इसको सपोज ऐसे कट करके देखेंगे, ऐसे कट करके देखेंगे तो क्या दिखाएगा, है ना। तो ऐसे सपोज कि ये ऐसा लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर ऐसा प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसा स्ट्रक्चर है, जो ये सपोज यहाँ पे ये स्टमक था, यहाँ पे सपोज ये स्टमक है, स्टमक से ड्यूडेनम आया, दिस इज आवर स्टमक, ड्यूडेनम है, यू शेप का सपोज ये स्ट्रक्चर है। तो सपोज ये इसका ऊपर का ये 3D में इमेजिन करिए, इसके ऊपर हम लोग एक कट लगा रहे हैं, इसका छत को कट करके देख रहे हैं, तो उसका देखेंगे ऐसे झांक के देख रहे हैं तो उसका सतह दिखाई देगा, बेस दिखाई देगा ना। तो कैसा उसका स्ट्रक्चर रहेगा? तो जो स्ट्रक्चर सतह पे है वो सब तरफ पूरे सराउंड में सिलिंड्रिकल है, पाइप है, तो सब जगह इसका इर्रेगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये इर्रेगुलर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, सपोज ये ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा इर्रेगुलर स्ट्रक्चर, ये मैं कट सेक्शन उसको जूम करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे ही कट करेंगे तो हम लोग को इसके अंदर इर्रेगुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। जो इर्रेगुलर स्ट्रक्चर्स है उसे प्लीके सर्कुलरिस कहा जाता है। जिस तरह गैस्ट्रिक रूगे वेयर द इर्रेगुलर स्ट्रक्चर्स दैट वेयर फाउंड इन द स्टमक, उसी तरह यहाँ पे इर्रेगुलरिटी प्रेजेंट है, दैट इर्रेगुलरिटी इज कॉल्ड प्लीके सर्कुलरिस। और वाल्स ऑफ कर्करंग, वाल्स ऑफ कर्करिंग भी इससे कहा जाता है। तो these are the plicae circularis, plicae circularis, सर्कुलर मैनर में ये अरेंज्ड है। तो ये ऐसा ऐसा इस तरह का समझिए कि कोई भी चदरा, एस्बेस्टस ही देखे हैं, या कोई चदरा जो होता है लोहे का, तो कैसे ऐसे 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 बना रहता है, इस तरह का ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे स्ट्रक्चर होता है। तो सिमिलरली उसी तरह का ऐसा इस पे वेव लाइक पैटर्न दिखेगा। तो ये इसके ऊपर फिर वेव लाइक पैटर्न के ऊपर भी कुछ और भी छोटे छोटे वेव लाइक पैटर्न बने रहेंगे, इर्रेगुलर सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसे विल्लाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विल्लाई। तो इनके ऊपर जो मिनिमम जो भी ऐसा स्ट्रक्चर्स है, सपोज ये वेव लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो इनमें भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसे इसको 3D में देखिए और थोड़ा बना लेते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये उभार जैसा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसा ये स्ट्रक्चर है। तो ये 3D में, तो इसके ऊपर भी कुछ और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो गए, जिसे कि विल्लाई कहा जाता है। ये अपने आप में भी क्या है? ये इर्रेगुलर है ना। इसके ऊपर भी ये समझे कि ये मिकोजा का लेयर है ना, सबसे
जो कि ल्यूमेन के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक। तो और उसके ऊपर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट हो गए, उन सेल्स को ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहा जाता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है। उन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर भी ब्रश बॉर्डर मतलब कि कंघी के जैसा, यानी कि उसके ऊपर भी इर्रेगुलर सरफेस प्रेजेंट होगा, तो उस इर्रेगुलर सरफेस का नाम होता है माइक्रोविलाई। तो ब्लू कलर से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज विलाई। तो ये सब क्या है स्ट्रक्चर्स, विलाई, दीज आर विलाई। फिर इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर है, बताओ इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर है, तो ये इनको जो कि एक सेल है ना, जो कि सेल है, these cells are called as एपिथेलियल सेल या फिर एंटेरोसाइट्स है ना, उनमें ये इरेगुलरिटी है, ऐसे ऐसे ये इरेगुलरिटी है। तो इरेगुलरिटी ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। एक सेल को मैं बता के दिखा रहा हूँ, सपोज देखिए मैं बड़ा सा बना रहा हूँ, ऐसा ऐसा इरेगुलर फिंगर लाइक एक्सटेंशंस प्रेजेंट है, तो इन फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को माइक्रोविलाई कहा जाता है। जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस है दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। तो इनके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, और माइक्रोविलाई जिन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है उन सेल्स दो सेल्स विल फॉर्म द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्या बनाएंगे वो, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम, ठीक है। उन एपिथेलियल सेल्स वो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनाए। तो और इन सेल्स के बीच में कुछ गॉबलेट सेल्स एंड ऑल सब तरह के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो इन सेल्स के बारे में हम लोग डिटेल आइए जानते हैं, ठीक है। यही सेल्स है जो एक दूसरे से जो हल्का नीचे भी जो इमर्ज है ना, यहाँ पे म्यूकोजा में जो प्रेजेंट है नीचे नीचे गए हुए हैं, तो इन्हें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहा जाएगा। कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एकदम सब म्यूकोजा में अंदर की तरफ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उन्हें ब्रूनर्स ग्लैंड भी कहा जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वही यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए, अब इसको आप समझिए। जैसे कट सेक्शन देखें तो ये अंदर में बीच में जो सेंटर है खाली स्पेस जिसमें भोजन आता है दैट इज द ल्यूमेन, और ये एस्बेस्टस सीट के तरह, चदरा के तरह जो इरेगुलर स्ट्रक्चर है दैट इज प्लीके सर्कुलरिस, और साइंटिस्ट के नाम पे है वाल्व्स ऑफ कर्क रिंग, वाल्व्स ऑफ कर्क रिंग। तो ये वाल्व्स ऑफ कर्क रिंग या फिर प्लीके सर्कुलरिस भी कहा जाता है, ठीक है। फिर जो इसका ओवर जो थिकनेस, जो वॉल का जो स्ट्रक्चर है जो 4 लेयर का बना होता है वो तो बना ही रहेगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट लेयर को म्यूकोजा कहा जाता है, फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोजा, सेकंड लेयर इज कॉल्ड एज सब म्यूकोजा, ठीक है। और थर्ड लेयर जो मस्कुलर लेयर होता है, ये जिसके अंदर की अंदर सर्कुलर होते हैं, बाहर लॉन्गिट्यूडनल, और फोर्थ लेयर इज द सिरोसा जो कि उसका आउटर कवरिंग होता है। तो इसका हम इसके अंदर की बात करें, ल्यूमेन के पास की बात करें, तो म्यूकोजा की बात हो रही है। म्यूकोजा के पास ना इस तरह का म्यूकोजा इस तरह इरेगुलरली फोल्डेड है, तो इरेगुलर जो फोल्डिंग म्यूकोजा में उसे प्लीके सर्कुलरिस या वॉल्स ऑफ कर्क रिंग कहा जाएगा। तो एक प्लीके सर्कुलरिस को बड़ा करके देख लीजिए ना, तो इसके ऊपर भी इरेगुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये विलाई है। और विलाई के ऊपर भी जो एपिथेलियम का पूरा एक सेल प्रेजेंट है, जो सेल्स दिख रहा है ये एक विलस है, ये देखिए एक विलस को बड़ा करके देखा तो ये एक विलस है, इसके ऊपर तरह तरह के सेल्स प्रेजेंट है, ऐसा ऐसा जो विलाई दिख रहा है, तो ये इसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। और वो सेल्स पूरा एपिथेलियम जो बनाएगा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनाएगा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स बनाएंगे। यही एपिथेलियल सेल्स और अंदर की तरफ धंस जाते हैं और वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बनाते हैं जिन्हें की क्रिप्ट्स कहा जाता है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स करते हैं। कुछ और इंटेस्टाइनल ग्लैंड और नीचे चले जाते हैं तो उन्हें ब्रूनर्स ग्लैंड जो कि ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे आ गया, वो मैं बताऊंगा ही। और इन्हीं विलाई के बीच में ब्लड, नीचे ब्लड कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और एक लिम्फ है ना, एक विलाई में एक लिम्फेटिक कैपिलरी भी प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज लैक्टियल, उसे लैक्टियल कहा जाएगा। और ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होंगे, ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल्स, ठीक है। तो ये आप लोग स्ट्रक्चर आप लोग को याद रहेगा। सबसे पहले प्लीके सर्कुलरिस, प्लीके सर्कुलरिस के ऊपर क्या विलाई, विलाई के अंदर फिर माइक्रोविलाई वाला एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा।
तो यही एपिथेलियल सेल्स है, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी यही सब सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जैसे कि सक्कस इंटेरिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इन जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्या होता है ये हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जैसे कि जो हमारे एपिथेलियल लाइनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जिनमें कि कुछ तो जो माइक्रोविलाई वगैरह प्रेजेंट होगा, इन कुछ सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई इरेगुलर सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो ये इरेगुलर सा स्ट्रक्चर ही कुछ जो है ना क्या कहलाएंगे, जो वेरियस तरह के जो सेल्स हैं ना, जो एंटेरोसाइट्स कह दीजिए ना, एंटेरोसाइट्स। तो एंटेरोसाइट्स हो गया, या फिर कि स्ट्रक्चर जो हम लोग के प्रेजेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दे एब्जॉर्ब ना वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सब जो हम लोग पढ़े ना, इतना सारा जो ऊपर खाबर जमीन क्यों बना हुआ, प्लीके सर्कुलरिस है, फिर विलाई, फिर माइक्रोविलाई, क्यों इतना जरूरत पड़ा, क्योंकि इसका रीजन है कि ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज कर देता है। जो सारे जो पूरा स्ट्रक्चर है, दे विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस। तो एब्जॉर्प्टिव सरफेस को ये पूरा बहुत ही इंक्रीज कर देता है। तो यही इनका तीन का कारण है। ठीक है, तो इनके अंदर ताकि बहुत सारे एंटोसाइट्स वगैरह जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो एंट्रोसाइट्स के अंदर एक और भी फंक्शन है, जाकि सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो इट सिक्रीट्स द इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस भी ये सिक्रीट करता है। कुछ तो सिक्रीशन डाइजेशन करना है ना, तो पहले डाइजेशन करेगा, फिर उसके माइन्यूट जो माइक्रो पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो सिंपलर फॉर्म है जो मोनोमर्स में, फिर उसको एब्जॉर्प्शन, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का वगैरह का जो भी है सबका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो दोनों काम करते हैं ना, तो एब्जॉर्प्शन भी करेगा और डाइजेशन भी करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ पैनेट सेल होते हैं। पैनेट सेल का जनरली एंटी माइक्रोबियल फंक्शन होता है। व्हाट आर द फंक्शंस? एंटी माइक्रोबियल यानी कि एंटीबैक्टीरियल मोस्टली, जैसे कि लाइसोजाइम्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम्स। ठीक है, तो ये मेनली इसका ये रिलेटेड फंक्शन है। तो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड से सिक्रीट करते हैं, सच एज लाइसोजाइम्स। अर्जेंटेफिन सेल्स क्या है? एंडोक्राइन सेल्स की तरह फंक्शन करेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स भी कहा जाता है। एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन है ना, एंडोक्राइन सेल्स कहा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन सेल जो कि सेरोटोनिन रिलीज करेगा। सेरोटोनिन और सिक्रेटिन, क्या रिलीज करेगा? सिक्रेटिन। ठीक है, सिक्रेटिन का फंक्शन हम लोग हार्मोनल रेगुलेशन वगैरह में पढ़ेंगे। इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ द बाय पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन में हेल्प करेगा, बाइल का सिक्रीशन में हेल्प करेगा। यानी कि जो इंटेस्टाइन का सिक्रीशन का फंक्शन को, डाइजेशन को स्टार्ट कराएगा, और गैस्ट्रिक जो स्टमक है, स्टमक को बोलेगा भाई अब तुम आराम करो, तो गैस्ट्रिक जो स्टमक को सिक्रीशन को कम करा देगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कम हो जाएगा। तो ये सिक्रेटिन का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो दीज आर अबाउट द वेरियस फंक्शंस जो सेल्स जो हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एक और तरह का ग्लैंड प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि हमारे सब म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होता है। सब म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी कि जो अगर क्रॉस सेक्शन हम लोग कट करेंगे इंटेस्टाइन का, तो सबसे अंदर वाला पार्ट तो ल्यूमेन कहलाता है, दैट इज आवर ल्यूमेन। ये तो ल्यूमेन हो गया ना, जिसके अंदर भोजन आएगा, खाना किस में रहता है? खाना इसमें आता है, ये खाना इसमें है, तो ल्यूमेन के अंदर है। तो दीज आर द इरेगुलर स्ट्रक्चर्स जो कि प्लीके सर्कुलरिस को डिनोट कर रहा है। इन्हीं के ऊपर विलाई और माइक्रोविलाई वगैरह सब प्रेजेंट है, जो कि डाइजेशन करेगा और एब्जॉर्ब करेगा। और यहीं पे म्यूकोजा, पिंक, लाइट पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द म्यूकोजा। तो इनके अंदर जो भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो कि अंदर ऐसे ऐसे गड्ढे डिप है, तो दे आर कॉल्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ लुबरकुन। इनके अंदर क्रिप्ट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्रिप्ट मतलब कि गड्ढा, साइंटिस्ट के नाम पे है, तो दे आर कॉल्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। देखिए ये स्पेलिंग है, क्या है? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। ये विलाई प्रेजेंट है ना। तो ये क्रिप्ट्स है, तो जो भी ये क्रिप्ट्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो भी सिक्रीट करेगा अपना
इंटेस्टाइनल जूस ये यहाँ पे बेस ऑफ द क्रिप्ट के पास यहाँ पे जाके रिलीज हो जाएगा। तो इंटेस्टाइनल जूस यहाँ पे इस तरह से सिक्रीट कर देगा सरफेस के ऊपर, और फिर यहाँ पे जो खाना वगैरह प्रेजेंट है वहाँ पे रिलीज खाना पचाने में वो मदद करेगा। तो ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून का फंक्शन है। तो इट इज ए वन फर्स्ट टाइप है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून, टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड पहला, जो कि म्यूकोजा में लोकेटेड है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड। सेकंड वन इज द ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होगा। ब्रूनर्स ग्लैंड विल बी प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा। कुछ ग्लैंड ज्यादा ही डक लाइक ज्यादा लंबे हो जाते हैं और फिर दे आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा। इस तरह का ऐसा डक लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे और ये प्रेजेंट होंगे म्यूकोजा के अंदर, सब म्यूकोजा के अंदर। तो सब म्यूकोजा के अंदर जो प्रेजेंट है, दीज आर ब्रूनर्स ग्लैंड। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? ब्रूनर। सब साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये सिंपल जो इसके अंदर प्रेजेंट है, सिंपल जो म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट है, विद दे आर द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। ठीक है, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सेकंड ब्रूनर्स ग्लैंड है जो विलाई होता है, जो उसके नीचे हम नीचे चले जाते हैं, सब म्यूकोजा के अंदर होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ओनली इन द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर, जो 25 सेंटीमीटर वाला ड्यूडेनम है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये सब म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे एम्प्टी इनटू द बेस ऑफ द क्रिप्ट्स, है ना, जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून है उसके बेस पे ये एम्प्टी करेंगे। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में बता रहा था मैं, है ना, दे एम्प्टी द इंटेस्टाइनल जूस। तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड लिटिल मात्रा में एंजाइम सिक्रीट करते हैं ना, लिटिल, जो इसके जो सेल्स है दे विल सिक्रीट लिटिल एंजाइम। जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है वो कम मात्रा में सिक्रीट करेंगे। क्या क्या एंजाइम्स है वो सब तो हम लोग जानेंगे। और इनके में म्यूकस सिक्रीशन मोस्टली ये ज्यादा करते हैं, तो ये म्यूकस का सिक्रीशन करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब फंक्शंस जान लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस, जो कि इसके सब सेल टाइप से उसके अकॉर्डिंग सबका फंक्शन रहेगा। जैसे जैसा इस टाइप का सेल टाइप रहेगा वैसा वैसा फंक्शन होगा। जैसे कि पैनेट सेल हो गया ना, जो भी ग्लोबुलेट सेल हो गया। ठीक है, तो गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करेगा? गॉबलेट सेल म्यूकस से रिलेटेड होगा, तो ये म्यूकस सिक्रेट करेगा। हम लोग के जो मेन जो सेल्स है जो सिक्रेट करते हैं एंजाइम्स, तो उनको नाम अलग दे दिया, तो दे आर कॉल्ड एज एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स हो गए ये जो आपका इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन कराएगा। इंटेस्टाइनल जूस जिसका कि डाइजेशन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इंटेस्टाइनल जूस करेगा, ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन में भी मदद कराएगा। ठीक है फिर कुछ सेल्स हो गए पैनेट सेल। पैनेट सेल जनरली एंटी माइक्रोबियल फंक्शन है, तो जैसे कि लाइसोजाइम वगैरह सिक्रीट करेगा, तो ये इसका एंटी माइक्रोबियल फंक्शन हो गया, ये पैनेट सेल हो गया। फिर इसके बाद कुछ एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे कि अर्जेंटेफिन सेल। तो एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करेगा, जैसे कि सिक्रेटिन हो गया, ड्यूरोक्रेनिन हो गया, हाँ, या फिर सेरोटोनिन हो गया। तो इस तरह का सिक्रीशन को हार्मोन सिक्रीट करेगा। हार्मोनल रेगुलेशन भी वी विल स्टडी इन डिटेल। सब तरह के जितने भी हम लोग के बॉडी इंटेस्टाइन में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भी सेल्स है जो डाइजेशन कराएगा, सबसे पहले वो एक्ट होते हैं कैसे? दे विल फर्स्ट रिलीज देयर हार्मोन्स, फिर उसके अकॉर्डिंग जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। सेरोटोनिन ये सिक्रीट करता है एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड सच एज अर्जेंटेफिन सेल, सिक्रेटिन और सेरोटोनिन। फिर डाइजेशन के स्टेप्स जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो एब्जॉर्प्शन वी विल स्टडी फर्दर एज ए न्यू वीडियो। ठीक है, डाइजेशन के स्टेप्स में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मेनली डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करने वाले होते हैं। तो डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करने वाले डाइसैकेराइडेजेस, क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइडेजेस। तो डाइसैकेराइडेजेस ये हेल्प करते हैं हमें डाइजेशन में, जैसे कि माल्टोज हो गया है, तो माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए मैल्टेज हो गया, एज लगा दीजिए सब में। तो मैल्टेज किसको कन्वर्ट करेगा? मैल्टोज को दो ग्लूकोज कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर देगा, तो दो ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया मैल्टेज का। सिमिलरली उसी तरह आइसोमाल्टोज भी होगा, तो इसके आगे आइसो लगा देते हैं।
ठीक है। आइसो भी यही काम करेगा, है ना, यानी यहाँ पे क्या होगा, आइसो, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आइसो, यानी कि आइसो माल्टेज होगा तो आइसो माल्टेज, माल्टोज होगा तो माल्टेज, ठीक है। सिमिलरली डेक्सट्रिन, है ना, तो डेक्सट्रिन भी फॉर्म होता है हमारा ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो कि माउथ में, है ना, तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, इनके सिक्रीशन की वजह से डेक्सट्रिन बना था, तो उसको भी तो छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेगा ना, तो ये भी फिर ग्लूकोज में तोड़ देता है। एंजाइम होता है अल्फा डेक्सट्रिनेज। एज एज लगा देना है तो वही सबस्ट्रेट पे वो एक्ट करता है, उसका जैसा सबस्ट्रेट है वैसा नाम, उसमें लास्ट में सफिक्स में एज लगा देना है, ठीक है। फिर सुक्रोज है ना, सुक्रोज को सुक्रेज में करेगा, सुक्रोज को सुक्रेज में करेगा कौन सा एंजाइम, सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करेगा सुक्रेज, ठीक है। सिमिलरली गैलेक्टोज, क्या होता है, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज को कौन सा करेगा, गैलेक्टेज, कौन सा एंजाइम करेगा, गैलेक्टेज। तो ये सब जो एरो के ऊपर जो एंजाइम्स लिख रहे हैं, दीज आर सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो कि इंटेस्टाइनल जूस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो गैलेक्टेज हो गया, गैलेक्टेज ये सब का क्या ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होगा, जैसे कि ये ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है और फ्रक्टोज में, किसमें, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये किस में ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज में और लैक्टोज में। गैलेक्टोज तो एक लैक्टोज आ जाएगा इसमें से और एक ग्लूकोज, तो दीज आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद ये फाइनल इसका ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि अब ये इसके बाद फिर ये अब्सॉर्ब होकर चला जाएगा ब्लड में, ठीक है। फिर एक चीज जान लीजिए अबाउट लैक्टोज इनटॉलरेंस। लैक्टोज इनटॉलरेंस का मतलब क्या है कि लैक्टोज किसी किसी लोग में नहीं पचता है, दूध जो पीते हैं दूध में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, शुगर, लैक्टोज अगर नहीं पच रहा है तो उनमें क्या होता है, लैक्टोज बच जाएगा, तो लैक्टोज का फर्मेंटेशन हो जाता है, लैक्टोज फर्मेंट कर जाएगा, लैक्टिक एसिड वगैरह बना जाएगा, फर्मेंट करेगा, जो कि जो कि हमारा डाइजेस्ट वगैरह नहीं हो जाएगा, तो अनडाइजेस्टेड यानी कि फर्मेंट हो जाएगी, यानी कि क्या हो गया, ये अनडाइजेस्टेड रह गया, तो अनडाइजेस्टेड हो गया तो उसका फर्मेंटेशन हो गया, जिसके कारण कि गैस, फैटुलेस वगैरह या एसिडिक या क्रैम्प्स एब्डोमेन में, एब्डोमिनल क्रैम्प्स या फिर डायरिया, तो डायरिया वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। तो इसके कारण क्या होता है कि अब उन लोगों को दूध नहीं खाना होता है, मना किया जाता है, तो दे शुड हैव कर्ड खा सकते हैं ना, छेना खा सकते हैं जो, या फिर पनीर खाइए, तो ये ताकि लैक्टोज इसमें से वो चला जाता है, इसमें दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अबाउट द लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। फिर एक चीज़ है सेलुलोज डाइजेशन है। सेलुलोज डाइजेशन हम लोग तो नहीं होता है, हम लोग के बॉडी के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है, हम लोग के ह्यूमन के अंदर कोई एंजाइम नहीं है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा, सेलुलेज एंजाइम होगा, तो सेलुलेज एंजाइम हम लोग में नहीं प्रेजेंट है, बट कुछ कुछ एनिमल्स वगैरह हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी इससे क्वेश्चन रिलेटेड आ जाता है तो जान लेना चाहिए, जैसे कि रूमिनेंट्स हो गए, कौन से रूमिनेंट्स हो गए, जो कि एक रूमिन एक चेम्बर होता है, काउज और बफेलो वगैरह हो गया, तो काउज हो गया, बुफेलो हो गया, इन सब में ये पाचन करने का खास फ्रूट्स खाते हैं, उनमें सेलुलोज बहुत प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज होता है, तो प्लांट खूब खाते हैं ना, तो उनको पचाने की शक्ति चाहिए, जरूरी होता है, वही सिर्फ खा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो खा रहे हैं तो इसीलिए उनको पचाने के लिए इनके पास सेलुलोज के पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और स्पेशली इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम इनके पास होता है, इनके अंदर एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो इंटेस्टाइन वगैरह जो स्टमक में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया स्टमक में इनके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि दे विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, उसका ब्रेकडाउन कर देते हैं। सिमिलरली है ना, हॉर्सेज हो गया, जो है ना, कुछ और एनिमल्स वगैरह हो गए, जैसे कि हर्बीवोरस हो गए, ये भी प्लांट वगैरह खाते हैं, तो हॉर्सेज हो गया, डंकीज हो गया, इन सब के अंदर भी जो इंटेस्टाइन वगैरह, इंटेस्टाइन में इनके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इनमें कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इंटेस्टाइन में, तो ये दे विल सिम्बायोटिक बैक्टीरिया किसका ब्रेकडाउन करेगा, सेलुलोज का ब्रेकडाउन कर देता है इंटेस्टाइन में, तो ये उनमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की वजह से इनका सेलुलोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। सेलुलोज है ना, दे विल कन्वर्टेड इनटू प्रोपायोनिक एसिड, है ना, और एस्टिक एसिड, ये सब में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये
फिर बॉडी यूटिलाइज हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और कुछ होते हैं जैसे रैबिट्स, है ना, रैबिट्स के बारे में सुना होगा आपने। रैबिट्स होते हैं जो कि एक बार में ना उनके सिस्टम में जीआईटी ट्रैक्ट में सेलुलोज जो एक बार में पच नहीं पाता है पूरा, फिर धीरे धीरे करके पचता है। तो रैबिट्स हो गया, जो चूहा वगैरह हो गया, है ना, माउस हो गया, रैट्स वगैरह हो गए, है ना, रैट हो गया, या फिर जीनी पिग्स। तो जीनी पिग्स, इन लोग में भी सेलुलोज को पचाने की शक्ति होती है, बट एक बार में नहीं पचता है। तो वो धीरे धीरे दे विल ईट देयर फीकल मैटर। तो फीकल मैटर को भी अपना खाते हैं ताकि जो बाकी जो सेलुलोज था उनको पचाने में वो मदद कर देंगे। तो फीकल मैटर को वो खाने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? कॉप्रोफैगस एनिमल्स। तो ये कॉप्रोफैगस एनिमल्स होते हैं क्योंकि सिंगल पैसेज में सेलुलोज का डाइजेशन इनका नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर एक और कभी कभी पूछ लेते हैं, वन पॉइंट, चौथा पॉइंट के में रूप में लिख सकते हैं। समटाइम्स टर्माइट्स के बाद, टर्माइट्स लकड़ी वकड़ी खाते हैं, वो भी सेलुलोज का डाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, तो टर्माइट तो नाम सुने, दीमक है ना, जिसे कि दीमक कहते हैं। तो टर्माइट्स में भी सेलुलोज को डाइजेशन करने का बहुत शक्ति प्रेजेंट होता है। तो ये बीटा ग्लूकोसाइडेजेस कन्वर्ट है ना, बीटा ग्लूकोसाइडेज, ये एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट होता है, और ये दिस एंजाइम विल कन्वर्ट द जो सेलुलोज है, सेलुलोज को शुगर वगैरह में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर देगा तो फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दीज आर फ्यू अदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि आप लोग याद कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेलुलोज डाइजेशन। ह्यूमंस के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, अबाउट द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या ब्रेकडाउन हो जाएगा। जो लार्ज पेप्टाइड्स वगैरह बने थे, लार्ज पेप्टाइड्स जो बनाए थे पैंक्रियाटिक जूस वगैरह ने, तो अब उनको ब्रेक डाउन करना है। तो लार्ज पेप्टाइड्स को एमिनोपेप्टिडेजेस क्या बोलते हैं? एमिनोपेप्टिडेजेस, है ना। ये एंजाइम सिक्रेट करता है कौन? इंटेस्टाइनल जूस वगैरह में ही का एक प्रोडक्ट है, एक कंपाउंड है, कंपोनेंट है, एमिनोपेप्टिडेज। ये इट विल कन्वर्ट इनटू जो डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, डाइपेप्टाइड है ना, 2 अमीनो एसिड प्लस अदर सिंपल अमीनो एसिड्स। ठीक है, फिर इन लार्ज डाइपेप्टाइड्स जो बन गए, डाइपेप्टाइड्स का भी और भी कुछ बने हुए हैं डाइपेप्टाइड्स, इनको भी ब्रेक डाउन कर देगा। तो इसके ब्रेक डाउन के लिए एक और एंजाइम रिलीज करता है विच इज कॉल्ड एज डाइपेप्टिडेजेस। क्या बोलते हैं? डाइपेप्टिडेजेस। तो डाइपेप्टिडेजेस रिलीज करेगा, ये फर्दर खूब सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये बस इसका ब्रेक डाउन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, फिर फैट्स के बारे में डाइजेशन है। फैट्स का कैसे डाइजेशन होगा? लाइपेज एंजाइम, है ना, क्या करेगा? कौन सा? इंटेस्टाइन का जो भी लाइपेज है, तो इंटेस्टाइनल लाइपेज हो गया। लाइपेज जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है हमारा, जो छोटा छोटा जो फैट ड्रॉपलेट्स था, एमल्सिफाइड जो फैट ड्रॉपलेट्स था, वो हम लोगों ने देखा था कैसे कन्वर्ट हुआ था मोनोग्लिसराइड्स वगैरह में। तो जो भी मोनोग्लिसराइड या फिर और एंड डाइग्लिसराइड्स, तो जो भी मोनोग्लिसराइड्स और डाइग्लिसराइड्स होंगे तो दे विल गेट कन्वर्टेड वाया द लाइपेज इनटू वेरियस अदर प्रोडक्ट्स, है ना। तो उसके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। तो इसमें वो सबसे छोटे छोटे कंपाउंड में टूट गया है, फिर इसके बाद ये सब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जनरली फैटी एसिड्स वगैरह ना काइल व्हाइट कलर का कंपाउंड के थ्रू लैक्टियल में जाता है। तो ब्लड वेसल्स में नहीं जाता, कहाँ जाता है? लैक्टियल में, है ना। तो लैक्टियल में ये काइल चला जाता है, वहां से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट क्या है? अबाउट द डाइजेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का कैसे डाइजेशन होगा? लास्ट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट पैंक्रियाटिक वाला क्या था? इट वाज ब्रोकन डाउन इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ के रख दिया था। न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। कौन सा? डीऑक्सी, है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड, है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के रूप में तोड़ दिया था। और दूसरा पहला वाला क्या था? राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो ये डीएनए का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट था और ये आरएनए का, तो राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट इसके हो गए ना। तो ये दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने वाला क्या होगा? न्यूक्लियोटाइडेजेस, एजेस लगा दीजिए। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइडेजेस। तो न्यूक्लियोटाइडेज इसको ब्रेक डाउन करेगा न्यूक्लियोसाइड में।
तो न्यूक्लियोसाइड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड में भाई ब्रेक डाउन है। फिर न्यूक्लियोसाइडेजेस इसके ऊपर एक्ट होगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ठीक है। न्यूक्लियोसाइडेजेस फिर इस पे एक्ट करेगा, तो न्यूक्लियोसाइडेजेस क्या बनाएगा बताइए, जो इसका फाइनल जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइडेजेस क्या बना देगा, इट विल फर्दर फॉर्म वेरियस, जो सबसे सिंपल नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में कर देगा, जो कि जिसे प्यूरिन और पायरिमिडिन बोलते हैं। क्या होता है प्यूरिन या फिर पायरिमिडिन ना, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा। तो वेरियस नाइट्रोजन बेस में तोड़ दिया, और शुगर में स्पेशली कौन सा, पेंटोज शुगर के अंदर ये इसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट हो गया, जो कि डीएनए का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज हो गया, और उसका हो गया आरएनए वाला क्या हो गया, राइबोज। ठीक है, तो ये इसके दो ब्रेकडाउन हो गए ना, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया वो। चलिए ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन, कैसे कैसे ये टूट गया। ठीक है, डाइजेशन कैसे हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइसैकेराइडेजेस रिलीज किया, आइसोमाल्टेज, डेक्स्ट्रिनेज, सुक्रेज, गैलेक्टेज। फिर इसके बाद प्रोटीन्स का एमिनोपेप्टाइडेजेस और डाइपेप्टाइडेजेस, फैट्स के लिए इंटेस्टाइनल लाइपेज है ना, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए न्यूक्लियोटाइडेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो दीज आर द functions related to the intestinal juice which are secreted by the enterocytes of the intestinal glands. Intestinal glands में क्या क्या आते हैं, दो चीज आते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन और ब्रूनर्स ग्लैंड। Okay, this is all about the today's lecture. Let us meet for future next lecture. चलिए तब तक के लिए टाटा, नमस्कार, बाय बाय। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, ताकि फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिलते रहे। ओके, बाय बाय, नमस्कार, टाटा।